हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो है सो जैव विविधता का जो पार्ट है वो भाग 3 है। और ये जो है सो बायोडाइवर्सिटी का जो है फाइनल सेगमेंट है। जैसे मैंने आपको पहले भी कई दोनों लेक्चर में बताया था कि यूपीएससी में लगभग 2013 से इवन 2010 से लेके 2023 तक में 60+ क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी से पूछे हैं। तो उसको मैंने 3 सेगमेंट में बांट दिया था, तो ये इसका फाइनल पार्ट है। और जो ऑल ओवर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है ये 7वां वीडियो है जो आपको मिला है। तो अगर आप इससे पहले कोई वीडियो ना भी देखे हों तो आप उसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा। इसमें यूपीएससी और यूपीपीसीएस जो आने के आप एग्ज़ाम देंगे उन सब का पिछले 10 वर्षों का प्रारंभिक वर्ष जो परीक्षा हुए हैं उसका PYQS है, जिसका हम एक विश्लेषणात्मक परिचर्चा कर रहे हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले ये जो है सो चैनल है एजुकेशन प्लस, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा वीडियो को। और ये टेलीग्राम लिंक है, आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि यहाँ पर आप जो भी क्लास है सभी का लिंक उपलब्ध है। तो अगर आपके कोई क्लास छूटे भी हुए हैं तो आप यहाँ से आराम से उसके कवर कर सकते हैं। और अब हम जब पर्यावरण और पारिस्थितिकी में अगले सेगमेंट में प्रवेश करेंगे, वो भी टॉपिक हमने यहाँ पर दे दिया है कि पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। तो ये भी एक लंबा टॉपिक है और इसमें भी आपके 3-4 वीडियो आएंगे, तो इस पर भी हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर एजुकेशन प्लस चैनल है। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है इसमें कि भारतीय अनुपमृग बारहसिंगा, इसको जो है ना स्वैम्प डियर भी कहा जाता है। तो आप शब्द से ज़रूर परिचित रहिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, स्वैम्प डियर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है, यानी कि ये कैसा पक्षी है, तो घास भक्षी है। आप इसको इस तरीके से कहेंगे कि ये शाकाहारी है। कि संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है भारत में। कान्हा, मानस। कान्हा कहाँ पर है, आप सबको पता होगा कि ये जो कान्हा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में है। मानस जो है ये असम में है। मदमुलई टाइगर रिजर्व जो है सो तमिलनाडु में होगा। और ताल छप्पर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपको एक बार देखना है कहाँ पर है। तो हमारे यहाँ जो घास भूमि पारिस्थितिकी का है ये बेसिकली मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जो भारतीय अनुपमृग बारहसिंगा है ये पाया जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे और यहाँ पर ये प्रश्न आते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वह क्या है कि भारत की जैव विविधता के संदर्भ में शिलोन फ्रॉगमथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रे चिंड मिनबिट और वाइट थ्रेडेड रेड स्टार क्या है। देखिए ये सभी जो है ना बहुत ही फैक्चुअल हैं, और इसमें जो है ये सभी जो है भारतीय बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में ये सभी पक्षी हैं। ये सभी क्या है, पक्षी हैं। तो अब देखिए ये जो प्रश्न है ना बहुत ही फैक्चुअल है, और इस तरीके के प्रश्नों को कवर करना बहुत टिपिकल काम होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप ऐसे प्रश्न को देख के घबराइएगा मत। आपका गलत कौन सा नहीं होना चाहिए, जैसे अभी आपने देखा कि भारत में डियर कहाँ पर पाया जाता है, वो आपका नहीं गलत होना चाहिए। ये एग्ज़ाम में जो बनाया होगा उसका अगर सही भी हुआ होगा तो उसकी जानकारी के हिसाब से नहीं, वो लगाया होगा और किस्मत और लक के हिसाब से टिक कर लिया होगा। वरना इस तरीके के प्रश्न बहुत ही ट्रिपिकल होते हैं और ऐसे प्रश्न से रिजल्ट नहीं रुकता है। आपको मैंने कई बार बताया कि आपको ऑल ओवर जीएस में 100 मार्क्स लाने हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में, और 100 मार्क्स लाने के लिए आपको केवल 50 क्वेश्चन ही सही करना है, 100 क्वेश्चन कहाँ सही करना है। इसलिए ऐसे प्रश्न को देख के आपको घबराइएगा मत। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से क्या सही है ये आपको बताना है। तो हाथियों के समूह का नेतृत्व जो है मादा करती है, ये सही है। हाथी जो है ना 6-7 के झुंड में चलते हैं, और 6-7 के झुंड में चलते हैं, और जो मादा हाथी होती है वो उसका क्या करती हैं, नेतृत्व करती हैं। तो ये सही है। हाथी की अधिकतम गर्भधारण 22 माह तक हो सकता है, ये भी है। हाथी जो है सो धरातल पर
पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है, जिसमें जो है सो गर्भधारण करने का एक तरीके से सर्वाधिक लंबा होता है। 18 से 22 महीने तक का इसका गर्भधारण काल होता है, तो ये भी है। सामान्य हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है। ये जो है सो स्टेटमेंट आपको हाथियों में लगभग 60 ईयर तक जो है बच्चा जनन करने, यानी 40 वर्ष से अधिक तक भी बच्चा जनन करने की क्षमता इसमें होती है। और भारत के राज्यों में हाथी की सर्वाधिक संख्या केरल में है, तो तीसरा गलत है। और चौथा भी गलत है, क्योंकि जिस समय ये प्रश्न पूछा गया है उस समय भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल में नहीं थी, बल्कि उस समय भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में थी, है ना, कर्नाटक में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आया हुआ है 2020 में आया हुआ है ना, तो कर्नाटक में थी, ना कि केरल में। तो 3 और 4 गलत है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, केवल और केवल 1 और 2 जो है वो क्या है, सही है। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो है सो के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके अंतर्गत है। तो इसमें जो ऑप्शन दी गया है उसमें जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में, ये जो है सो सबसे बड़ा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट वाला आवास है। और इसका जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का क्षेत्रफल है ये लगभग 2595 वर्ग किलोमीटर से कुछ अधिक में है, जो इन सब में दिए गए सबसे ज़्यादा में है। तो फैक्चुअल प्रश्न है, बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या होता है और किस तरीके से इसका निर्धारण होता है। फिर एक है भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में जो है सो आपको बताना है, मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में बताना है ना। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में जो है सो बताना है, और प्रश्न क्या है कि हमें इनमें से सही चयन करना है। यह सबसे पहले तो मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है सो भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो सभी को पता होना चाहिए ये भारत के राजस्थान राज्य में पाया जाता है। जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है ना, इस मरु राष्ट्रीय उद्यान को हम जो है इस तरीके से फॉसिल पार्क भी कहते हैं, जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये राजस्थान के 2 जिलों में पाया जाता है। किन 2 जिलों में, तो बिल्कुल जैसलमेर, और जैसलमेर के साथ साथ इसकी सीमा से जो लगा हुआ बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, तो जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। तीसरा, तो पहला तो सही है कि ये उद्यान जो है 2 जिलों में है और राजस्थान में इसको जीवाश्म पार्क कहते हैं। तीसरा पॉइंट 2 जिलों में है। चौथा जो है ये गोडावन, जिसको जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, तो गोडावन के लिए ये प्राकृतिक आवास है। और गोडावन जो है राजस्थान का जो है सो राजकीय पक्षी भी है। क्या है, राजस्थान का राजकीय पक्षी है। तो ये भी एक फैक्चुअल पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ का राजकीय पक्षी है। और इसके अंदर कोई मानव स्थल नहीं है, ये यहाँ पर गलत है। यहाँ पर हमें आवास मिलते हैं, जो इस क्षेत्र में है सो वो हमें आवास मिलता है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि 1 और 3 इसमें सही है और बाकी दूसरा जो है सो इसमें क्या है, गलत है। तो फिर हमारा उत्तर जो है सो इसमें क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही है, तो केवल और केवल सी जो है सो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर के रूप में काम करता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फिल्टर फीडर हम किसे कहते हैं। तो फिल्टर फीडर जो होते हैं ना, ऐसे जीव होते हैं जो, जैसे मान लीजिए कोई जीव गति करता है और गति करने के साथ जैसे मान लीजिए इस तरफ गति करता है और उसके शरीर और उसके आसपास से जो पानी निकलता है इस तरीके से, तो इस पानी में जो आहार होता है उस आहार को ग्रहण करने वाला जो होता है वो फिल्टर फीडर है। इसमें गिल के माध्यम से वो जो है सो गिल्स या गिल के माध्यम से
या अपने आसपास के पानी के प्रवाह के क्षेत्र से वो क्या करता है, आहार को लेता है। तो ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, फिल्टर फीडर कहते हैं। तो इसमें कौन सा जो है फिल्टर फीडर की श्रेणी में आता है, ये हमें इसमें बताना है। तो देखिए इसमें जो है ना 2 फिल्टर फीडर की श्रेणी में आता है, और खासकर चूंकि इसमें हमें एक चूज करना है, तो जो सीप या ऑयस्टर है ना, तो सीप या ऑयस्टर जो होता है ये क्या है, बेसिकली फिल्टर फीडर की श्रेणी में आता है। जहाँ तक आप, और फिल्टर फीडर जो होते हैं ना ये इस तरीके से, और इनका जल साफ करने में भी इनकी भूमिका होती है। किसको साफ करने में, तो जल साफ करने में भी इनकी भूमिका होती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो प्राकृतिक फिल्टर फीडर जो होते हैं इसी को हम कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करता है। यानी कि कुछ ऐसे जीव हैं इसमें जो अपने को बचाने के लिए, यानी कि बाहरी हमलों से बचाने के लिए अपने शरीर को एक तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से मान लीजिए अगर वो लंबा इस तरीके से जीभ वाला है शरीर, तो वो इसको जो है सो इस तरीके से बंक कर लेगा। प्रश्न इसमें ये पूछा गया है कि यही इस तरीके से कर लेगा। तो क्या ऐसा गुण जाहक में पाया जाता है, क्या ऐसा गुण शैल मूषक मार्मोट में पाया जाता है, और क्या ऐसा गुण पेंगोलिन में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, ये हमें इसमें देखना है। देखिए जहाँ तक इसमें जो जाहक है, ये इसमें ऐसी क्षमता होती है, जो जाहक है ना इसमें इस प्रकार की क्षमता पाई जाती है कि अपने शरीर को बाइंड अप कर लेता है। और दूसरा अगर आप पैंगोलिन को देखेंगे तो पैंगोलिन में भी इस प्रकार की क्षमता होती है। जो शैल मूषक या मार्मोट होता है इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये गिलहरी परिवार का सबसे भारी सदस्य है और ये गर्मियों के दौरान सक्रिय होता है। ये किस परिवार का सदस्य है, तो इसको भी याद रखेंगे कि ये जो है गिलहरी परिवार का सबसे भारी सदस्य है। और इस तरीके जो जैसे पैंगोलिन होता है या हेजाक होता है, इसका जब आप देखेंगे बंक करेगा जिसके शरीर पर कुछ सल्क कांटे जैसे होते हैं, जिसके कारण परभक्षी इसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1 और 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन महासागर की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है। तो प्राथमिक उत्पादक हम किसको कहते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, जिसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण जो करेगा वो भोजन का निर्माण करेगा और वही प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाता है। तो इसमें जो आप देखेंगे जो डायटम है, या इसी को आप क्या कह सकते हैं प्लवक कहते हैं, या आप इसको कह सकते हैं प्लैंकटन कह सकते हैं। तो डायटम या प्लैंकटन या जो प्लवक है ये महासागरीय पर्यावरण में फोटोसिंथेसिस करने वाला प्रकाश पोषी है। प्रकाश संश्लेषी जीव भी 2 प्रकार के होते हैं, अगर आप बड़े तौर पर एक देखेंगे अभी आपको बता रहे हैं। और दूसरा साइनोबैक्टीरियम होते हैं प्रकाश संश्लेषी, इसी को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं ना, ब्लू नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी BGA के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये दूसरा और चौथा जो है इसमें क्या है कि एक तरीके से महासागरीय पर्यावरण में ये दोनों जो है सो क्या है जो है सो प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी 2 प्रकार का होता है। एक होता है जिसको आप कहते हैं प्रकाशपोषी प्राथमिक उत्पादक। प्रकाशपोषी का अर्थ हुआ कि जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्षमता रखता है। और दूसरा होता है जिसको आप रासायन पोषी प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। तो रासायन पोषी प्राथमिक उत्पादक ऐसे होते हैं जो सौर प्रकाश के बदले रसायनों का प्रयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रश्न में जो उत्तर हो जाएगा वो 1 और 3 है। तो 1 और 3 हमारा उत्तर है, लेकिन 1 और 3 जब हमारा उत्तर है तो निस्संदेह इसमें हमें क्या देखना होगा कि हमारा ऑप्शन कौन सा आता है। सॉरी 2 और 3 आता है, यानी कि साइनोबैक्टीरियम और डायटम आता है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या हो गया बी हो गया।
जहाँ तक फोरामिनिफेरा और कॉकपिट का सवाल है, तो ये जो दोनों है ना महासागरीय पर्यावरण में, ये भी, और जो कॉपीपोड है ये भी उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? कंज्यूमर की श्रेणी में आता है। चौथा भी और कॉपीपोड भी, इसलिए ये दोनों क्या होगा, उत्तर में नहीं आएगा। तो हमारा उत्तर क्या है? बी, जिसमें डाइटम है और साइनोबैक्टीरियम ब्लू ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित रहने की सर्वाधिक संभावना है? मृदा विहीन सतह का अर्थ हुआ कि ये ऐसे होते हैं जो पत्थरों पर उग सकते हैं, ये ऐसे होते हैं जो लकड़ियों पर उग सकते हैं, संभव है कि ये ऐसे हैं कि नमी वाले क्षेत्र में अगर कपड़े हो तो कपड़े सब पर भी उग सकते हैं। तो मृदा विहीन सतह का क्या अर्थ हुआ कि जो मृदा के बाहर, मृदा के बिना भी रह सकता है। तो अब इसमें देखो, जो मशरूम होता है ये आपके हमारे गांव में भी होता है, ये इसके लिए मृदा जरूरी है। तो चौथा तो इसमें होगा नहीं, और जब चौथा नहीं होगा तो डी नहीं होगा उत्तर और ए नहीं होगा उत्तर। अब देखो हमारा जो है ना इसी पर से ऑप्शन जो है सो छट जाता है दो। दूसरा आप देखेंगे कि जो लाइकिन होता है और जो माउस होता है ये मृदा विहीन सतह पर होता है। काई, लाइकेन, माउस जो होता है ना ये, क्योंकि आप देखेंगे अपने ये जो दोनों होते हैं लाइकेन और मॉस, इसको मिट्टी के अलावा जो पत्थर है, फर्श है, चट्टान है, इन सब पर भी ये उगाते हैं। तो इसलिए जो हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो इसमें है वो क्या हो जाएगा, 2 और 3। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ये हमें देखना। फर्न भी मृदा विहीन सतह पर नहीं आता, इसके लिए भी मिट्टी की जरूरत है। हालांकि जो छत्रक मशरूम सब होते हैं ये कुछ ऐसे मशरूम होते हैं जो गांव सब में आप देखते होंगे कि जो वनस्पति की जड़ों सब पर भी आ जाते हैं, लेकिन ये मृदा पर भी आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, ये गलत है। इस संदर्भ में बम्बई उच्च न्यायालय का निर्णय है कि वन्यजीव सरकार की संपत्ति मानी जा सकती है, और यदि वो सरकार की संपत्ति मानी जाती है तो उसके द्वारा किए गए हानि की भरपाई, अगर किसी के फसल की वो नुकसान करता है तो उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए, करनी होगी। लेकिन वन्यजीव केवल सरकार की संपत्ति नहीं होती है, तो एकमात्र ये सरकार की संपत्ति नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। ये स्टेटमेंट है। इसका अर्थ है कि अगर किसी वन्य जीव को, समझने के लिए आप समझिए कि जैसे बाघ है, टाइगर है, और इसको यदि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, तो अगर वो टाइगर रिजर्व इसके लिए है तो टाइगर रिजर्व में जिस तरह की इसको सुरक्षा प्राप्त है, बाहर में भी अगर ये पाया जाता है तो उसको सेम प्रकार की सुरक्षा प्राप्त होगी। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट चाहिए। तीसरा है, किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका में उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। जहाँ तक शंका है तो आशंका के आधार पर उसे नहीं मारा जा सकता है ना, आशंका के आधार पर नहीं मारा जा सकता। वन्य जीव को मारा कैसे जा सकता है, तो सबसे पहले इसका प्रावधान किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में किसके आदेश पर हो सकता है, तो उस राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन के आदेश पर, मुख्य वन्य जीव वार्डन के आदेश पर। तो मुख्य वन्य जीव वार्डन के आदेश पर, और मुख्य वन्य जीव वार्डन के आदेश पर इसका आधार क्या होगा, इसका आधार 2-3 है। सबसे पहला है कि वो लोगों के लिए खतरा बना हुआ है, खतरा बना हुआ है ना, लोगों के लिए खतरा बना है। दूसरा जो है सो वो बीमार है, विकलांग है, और वो ठीक नहीं हो सकता है, वो संक्रामक बीमारी से पीड़ित है और वो ठीक नहीं हो सकता है। तो इस परिस्थिति में
राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन जो है ऐसे जीव के मारने के आदेश दे सकते हैं। आशंका के आधार पर नहीं मारा जा सकता। तो पहला और तीसरा गलत है, तो हमें सही इसमें निकालना है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। ये फैक्ट जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से जो फैक्ट है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि क्या इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए जो है सो प्रमुख कुंजी है ना। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, और दूसरा है कि जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण प्रकार्य हैं। अब इन दोनों में से कौन सा सही है ये हमें निकालना है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, एक है नागोया प्रोटोकॉल, है ना। तो जो नागोया प्रोटोकॉल है ये कब अस्तित्व में आया था? तो नागोया प्रोटोकॉल 2010 में जापान के नागोया में आया था। और नागोया प्रोटोकॉल जो है जैव विविधता से प्राप्त यानी कि बायोडाइवर्सिटी से, बीडी से, बायोडाइवर्सिटी से प्राप्त लाभ के शेयरिंग पर आधारित है। लाभ के शेयरिंग पर आधारित है ना। किस पर आधारित है? शेयरिंग पर। इसका अर्थ ये है कि शेयरिंग पर है। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश के आनुवांशिक संसाधनों से, जैविक संसाधनों से कोई उत्पाद तैयार करता है और उसमें उसको वो आर्थिक लाभ कमाता है, तो उस देश को भी उस आर्थिक लाभ में से बेनिफिट प्राप्त होना चाहिए जिसका जैविक संसाधन है। इस संदर्भ में अब भारत में क्या है? तो भारत में बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 लाया गया, और इसमें जैव विविधता के संधारणीय उपयोग सबके लिए कई सारी संस्थाएं स्थापित की गई है। तो इसमें केंद्र स्तर पर जो है एक जैव विविधता प्राधिकरण का प्रावधान है, अथॉरिटी का प्रावधान है। इसमें राज्य स्तर पर जो है वो क्या है? जैव विविधता, राज्य जैव विविधता बोर्ड का प्रावधान है। और निचले स्तर पर, स्थानीय स्तर पर इसमें जैव विविधता प्रबंधन समिति का प्रावधान है। किसका? तो बायोडाइवर्सिटी कमिटी का प्रावधान है, बायोडाइवर्सिटी कमेटी का। तो ये जो स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां होती हैं, इनको कई सारे दायित्व दिए गए हैं, जिनमें जैव विविधता के संबंध में रिकॉर्ड रखना, उसके ज्ञान को सुरक्षित रखना, उस पर जो है सो उसके पहुंच के लिए, संग्रह के लिए शुल्क लगाना, और उससे जो प्राप्त लाभ है उस लाभ को जो है सो सहभागिता निर्धारित करना, ये सारा उसका काम है। तो इसलिए जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है इसमें क्या है कि दोनों ही सही है, क्योंकि भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने की प्रमुख कुंजी है। सही है, क्योंकि नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बेनिफिट शेयरिंग के ऊपर है। और ये भी है कि बेनिफिट शेयरिंग को कैसे सहभागिता इसमें निर्धारित की जाए लोगों की, उसके लिए स्थानीय स्तर पर काम करता है। तो इसलिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें सी हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो ये गलत नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निस्यंदक बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसका अर्थ क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक टैंक है ना, ये एक टैंक है, और इसमें जो है सो एक मान लीजिए कि पानी है, और इसमें मत्स्य का आप पालन कर रहे हैं, और इसके ठीक ऊपर जो है एक अधिसंरचना है जिसमें मान लीजिए कुछ पादप लगे हुए हैं ना, कुछ इसमें क्या है, प्लांट लगे हुए हैं, कुछ इस तरीके से प्लांट लगे हुए हैं, प्लांट लगे हुए हैं। और ये मिट्टी है, इसमें मिट्टी है तो इसमें कुछ सूक्ष्म जीवी भी होगा। तो इस पाइप से पानी इसमें जा रहा है, समझिए, और इसका पानी इससे होते हुए फिर इसमें आ रहा है। तो यही है पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली, जिसमें बायोफिल्टर की भूमिका के ऊपर हमें विचार करना है और उसमें क्या सही है ये हमें निकालना है।
तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट जो है कि जैव निस्यंदक बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। तो जो बायोफिल्टर इसमें होगा ना, और मत्स्य चारा को खाए बिना वो क्या करता है, अपशिष्ट का उपचार करता है, ये सही है। दूसरा है कि जैव निस्यंदक मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं। तो इसमें जो है ना दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि जो जैव निस्यंदक बायोफिल्टर्स होता है, मत्स्य के द्वारा जो अपशिष्ट छोड़ा जाता है उस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। और जैव निस्यंदक जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्वों के रूप में फास्फोरस को बढ़ाता है, ये गलत है, क्योंकि फास्फोरस बढ़ेगा तो जलीय निकाय का जो है सुपोषण हो जाता है। ये फास्फोरस नहीं बढ़ाता है, बल्कि इसकी जो है ना फास्फोरस या इस तरीके की चीज़ों का उपयोग करके आप कह सकते हैं कि वो नाइट्राइट का उत्पादन, कि बायोफिल्टर में जो कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रेट का उपयोग करते हैं और नाइट्राइट का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। और जो बायोफिल्टर सिस्टम में जो सल्फ्यूरिक गैस में नाइट्रेट, नाइट्राइट, फास्फोरस और अमोनिया जो होता है ना, इसकी सांद्रता कम हो जाती है ना। तो तीसरा स्टेटमेंट इसका जो है सो क्या हो जाएगा, गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, इसका अर्थ है कि केवल इसमें दो स्टेटमेंट सही है। ये डायग्राम अगर आपको याद रहेगा तभी ये प्रश्न आप बना देंगे एग्जाम में। ये डायग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक बायोफिल्टर सिस्टम होता क्या है और उसमें किस तरीके से चीज़ें जो है सो काम करती है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो पहला जो है सही है, दूसरा सही है, और तीसरा जो है वो गलत क्या है कि फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाता नहीं है, बल्कि इस तरह के आयनों की सांद्रता को जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, कम कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको कुछ सूक्ष्मजीवी जल के क्वथनांक के ऊपर तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। तो ये जो है ना सो अनुकूलन वाले टॉपिक्स है, जीवों के एडेप्टेशन पर है। जो एक जीव कुछ ऐसे होते हैं जो अधिक तापमान पर पनपते हैं, उसको आप हाइपर थर्मोफिलिक कहते हैं, यानी कि आप उसको कहेंगे सुपर हीट लिविंग की स्थिति में रखता है। तो कुछ बैक्टीरिया उच्च तापमान वाले वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आर्किया। आर्किया इस तरह का जीव है जो एक तरीके से आप क्या कहेंगे कि हाइपर थर्मोफिलिक होता है, ये अधिक तापमान पर रह सकता है। किस पर, तो हाइपर थर्मोफिलिक कहते हैं। ये कीवर्ड आप जरूर इसको लिख लीजिएगा, इसको हाइपोथर्मिक फिलिक कहते हैं, जो उच्च तापमान में रहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीवी हिमांक से नीचे के तापमान में रहने के लिए आदी होते हैं या पनप सकते हैं, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। तो ये भी जो है ना सो सही है, क्योंकि कुछ सूक्ष्मजीवी ऐसे होते हैं जो बहुत ही हिमांक से महासागरों में भी मिलते हैं और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में आपको मिलेंगे। जो सूक्ष्मजीवी ऐसे होते हैं जो आपको मिलेंगे, ऐसे सूक्ष्मजीवी हमें कहाँ मिलते हैं, तो जलीय जीवन में मिलते हैं, महासागरों में, निचले भागों में जहाँ पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे। और दूसरा ये हमें कहाँ मिलते हैं, तो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पर तापमान उससे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है। तो ये भी सही है। कुछ सूक्ष्मजीवी 3 से कम पीएच एवं अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं, ये भी सही है। जो अम्लीय वातावरण में पनपते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एसिडोफिल्स कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, एसिडोफिल्स कहते हैं। और जो एसिडोफिल्स होते हैं इसको भी, यानी अम्लीय वातावरण में जो पनपते हैं उसको क्या कहते हैं, एसिडोफिल्स। इसको भी दो प्रकारों में रखा गया है, एक जो लेस देन 3 से रहता है और दूसरा जो होता है 3 से 5 के पीएच के बीच में रहता है। तो एसिडोफिल्स के भी दो कैटेगरी होते हैं, तो इसका अर्थ है कि तीसरा भी सही है। तो पूछा कौन सा सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सभी तीनों। ये एडेप्टेशन वाला टॉपिक से लिया हुआ प्रश्न है, तो अगर आपने एडेप्टेशन अच्छे से कवर किया है तो ये आप आराम से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कुछ छत्रकों मशरूमों में औषधीय गुण पाया जाता है या नहीं, इस तरीके से प्रश्न है ना। तो कुछ छत्रकों मशरूमों में औषधीय गुण पाया जाता है, इस तरह के जो होते हैं ना मशरूम पर कई बार प्रश्न आया है।
तो औषधीय गुण पाया जाता है, ये सही है। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे छत्रक होते हैं जिनमें औषधीय गुण पाया जाता है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। कुछ जो होते हैं जो एक तरीके से जीवाणुरोधी भी होते हैं, और जीवाणुरोधी के साथ साथ ये जो होते हैं ना प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाले होते हैं, यानी कि मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरा है कि कुछ छत्रकों में मनः प्रभावी साइको एक्टिव गुण पाए जाते हैं, साइको एक्टिव गुण पाए जाते हैं ना, इस तरह के पाए जाते हैं भारत में। जैसे भारत और विश्व के कई अन्य देशों में, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका जैसे देशों में उगते हैं। इसमें जो कवक हैं, इस तरह के कवक का कुछ उदाहरण है, उसको आप लिख लेंगे। साइलो साइबिन एक कवक है, साइलो साइलोसाइबिन। तो ये एक कवक है जिसमें इस तरीके के गुण पाए जाते हैं। और दूसरा है साइलोसिन, दूसरा कौन सा है, साइलोसिन। ये ऐसे कवक हैं जिसमें जो है सो साइको एक्टिव यानी मति जो होता है मति भ्रमकारी गुण पाया जाता है, मति भ्रमकारी गुण इसमें पाया जाता है। तो दो भी सही है। तीसरा है कुछ छत्रकों में कीटनाशक गुण पाया जाता है, यानी कीटों को मारने की क्षमता होती है। तो कवक ये जो होता है ना, इसमें होते हैं कीटनाशी गुण होते हैं, ठीक है ना। जो कवक आधारित कुछ बायो जैव कीटनाशी होते हैं, तो ये भी सही है। कुछ क्षेत्रों में जैव संदीप्तिशीलता बायो ल्यूमिनेसेंट के गुण पाए जाते हैं, तो ये भी जो है जो चमकने वाले कुछ होते हैं, ये भी होते हैं। तो यानी कि जो दिया हुआ है, और ये जो बायोल्यूमिनेसेंट वाले कवक होते हैं, ऐसे कवक पूर्वोत्तर भारतीय वनों में जो है सो पाया जाता है ना। यानी कि पूर्वोत्तर के राज्यों में भारत में इस तरह के जो कवक होते हैं वो पाए जाते हैं। तो तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, जिसका अर्थ है कि इसमें क्या है कि चारों ही जो है वो सही है। तो ये हमारा जो है सो चारों ही सही है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका अधिक महत्व है। यानी कि इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन जो है सो दोनों का एक तरीके से संगम स्थल पर अवस्थित है। सत्यमंगला बाग आरक्षित क्षेत्र, नालामल्ला वन, नागरहोल, शेषाचलम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो कौन इसमें है ये हमें बताना है। तो इस तरीके के जो प्रश्न है ना, इसमें हमें देख लेना है कि किस तरीके से इसका उत्तर होगा और कहाँ से हमें ये मिलेगा, है ना। तो जो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के हम जंक्शन पॉइंट की जब बात करते हैं ना, यही प्रश्न था ना कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के बीच एक अच्छे संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका अधिक महत्व है। तो ये जो सत्यमंगलम बाग आरक्षित क्षेत्र है, ये दोनों के जंक्शन पॉइंट में है। इसका अर्थ है कि ये ऐसे जगह पर है जहाँ पर पश्चिम घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे से जुड़ते हैं और दोनों जगह की प्रजातियां एक दूसरे क्षेत्र की ओर प्रवास करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में नदी के आधार पर आप जाएंगे तो कावेरी बेसिन, यानी कि ये कावेरी नदी है, इसके बेसिन क्षेत्र में कौन सा है। नागरहोल, पापीकोंडा, सत्यमंगलम बाग आरक्षित और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। तो जब हम इसमें कावेरी बेसिन के क्षेत्र में जाएंगे तो कौन कौन सा होगा। जब हम एक नदी बेसिन की बात करते हैं ना, तो एक नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर उसका बेसिन क्षेत्र बनाते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले तो आप देखिए कि जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है वो इसमें आ जाता है। सत्यमंगलम जो ये केरल कर्नाटक के जंक्शन पर ये हो जाएगा। और चौथा वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य इसमें आ जाएगा। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इसमें शामिल नहीं होता है। कावेरी नदी बेसिन में जो अन्य संरक्षित क्षेत्र है उसमें बांदीपुर बाग आरक्षित क्षेत्र है, मधुमलई बाग आरक्षित क्षेत्र है,
तो वायनाड जैसे आपको बताया है, सत्यमंगला है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब इसमें जो है वो शामिल है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसका जो 1, 3 और 4 हो जाएगा। इसमें दूसरा जो है सो एक बच गया, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, और गोदावरी बेसिन का क्षेत्र आप इसको कह सकते हैं। पापीकोंडा को जो है ना, किसको आप कहेंगे, गोदावरी बेसिन के क्षेत्र में है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, तो कहाँ पर हो जाएगा, गोदावरी बेसिन में। 1, 3 और 4 जो है इसमें सही है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मियावाकी पद्धति किसके लिए जाना जाता है। ये एक वनीकरण की पद्धति है, मियावाकी पद्धति, और खासकर किस क्षेत्र में वनीकरण की पद्धति होती है, तो ये शहरी वानिकी की पद्धति है, शहरी वनीकरण की पद्धति है। कम क्षेत्रों में जल्दी वन लाने की ये पद्धति है। और इस वनीकरण की पद्धति के जो जनक है, जापान के एक वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी माने जाते हैं। क्या नाम है उनका, अकीरा मियावाकी। ये जो मियावाकी ये वनीकरण की ऐसी पद्धति है जिसमें परंपरागत वन के तुलना में वन बहुत तेजी से उगते हैं। इसमें वनों की देखभाल कम करनी पड़ती है, और इसमें वनों का वृक्ष का कॉम्बिनेशन बना के उगाया जाता है। तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन, जी नहीं। आनुवांशिकता रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों को विकसित करना, जी नहीं। शहरी क्षेत्र में लघु वनों का सृजन करना, यही होगा। हमने कहा शहरी वनीकरण की एक पद्धति है। अकीरा मियावाकी इसके जनक हैं। परंपरागत वन की तुलना में ये वन जल्दी विकसित होता है, और ये जो है सो आपका देखभाल भी इसको कम करना पड़ता है, इस वनीकरण को। नेक्स्ट है, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है, ये हमें देखना है ना। गुच्छी के संदर्भ में हमें देखना है कि कौन सा इसमें सही है। बायोडाइवर्सिटी पर आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन गुच्छी वाला जो है ना 2022 में पूछा हुआ है ना। तो ये जो है ना गुच्छी जो है सो इसका अब जो देखेंगे कि पहला क्या है कि यह एक कवक है। यह कुछ हिमालय वन क्षेत्रों में उगती है। उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। तो गुच्छी जो है ना एक प्रकार का मशरूम स्कोमाइकोटा परिवार से संबंधित है ना। तो उतना आपको नहीं जाना है। इसका अर्थ है कि गुच्छी जो है सो एक तरीके से क्या है, मशरूम कवक, मशरूम से संबंधित जो है आप कहेंगे कि यह एक कवक की प्रजाति है, तो ये एक सही है। कुछ हिमालय क्षेत्रों में जो है सो ये वन उगता है, सही है। ये पश्चिमी हिमालय राज्य के कुछ तलहटियों में, पश्चिमी हिमालयन राज्य के कुछ तलहटियों में इसके वृक्ष ये पाए जाते हैं। खासकर कहाँ पर, तो पश्चिमी हिमालयन राज्य में, ये जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरा यहाँ का जो राज्य है जिसको आप कहेंगे उत्तराखंड, और तीसरा हिमाचल प्रदेश के जो पर्वतीय पादीय क्षेत्र हैं यहाँ के हिमालय के, उस क्षेत्र में ये गुच्छी जो है ये पाया जाता है। तो पहला सही है। दूसरा, उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती, जी नहीं। कहाँ पर, तो उत्तर पश्चिमी हिमालय के राज्यों के तलहटी में इसके जो वृक्ष होते हैं ये पाए जाते हैं। व्यावसायिक रूप से इसकी खेती नहीं की जाती है, बट ये थोड़े बहुत जो है सो पाए जाते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, इसमें सी है। गुच्छी के बारे में पूछा हुआ है 2022 के एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है। तो ये प्रश्न पहले भी हुआ है। गोल्डन महासीड जो है इसमें ये पक्षी नहीं है, ये मछली है, आपको बताए हैं। और ये भारत में स्वच्छ जल में पाई जाने मछली है। 2 नदी बेसिन में पाया जाता है। एक बताया था आपको नर्मदा नदी में, और दूसरा आपको बताया था कावेरी नदी में। इसी बायोडाइवर्सिटी वाले में एक लेक्चर में इस पर हुई है, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसमें कौन सा पक्षी नहीं पूछा है, तो गोल्डन महासीड जो है इसमें जो है वो पक्षी नहीं है, ये हमें ध्यान में
रखना है। बाकी इसमें जो है स्पूनबिल, इंडियन नाइटजार और वाइट आइबिस ये पक्षी की जो श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का इसमें चयन कीजिए। क्वेश्चन जो भारतीय गिलहरी वाला है ये 2023 के प्रीलिम्स में आया हुआ है। तो अब इसमें है कि कौन सा हमें सही है, तो ये हमें देखना है। तो पहला है कि गिलहरी वे भूमि में बील बनाकर अपने नीर का अर्थ होता है आवास का निर्माण करता है। आपने गांव में भी गिलहरी को देखा होगा, ये गलत है। गिलहरी का जो आवास होता है ये वृक्ष के खोल में रहता है। वृक्ष के खोल में, ये आप कह सकते हो उसमें छोटे छोटे खोल बना के, या उस पर वृक्ष पर अपना आवास बनाकर रहता है, आवास बनाकर रहता है बनाकर। तो मिट्टी के नीचे अपना ये नीर नहीं बनाता, बल्कि जो है सो आवास मूलतः इसका कहाँ पर होता है, वृक्ष के ऊपर और खोल में। वे अपने भोज्य पदार्थ जैसे कि दृढ़ फलों, नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर ये जो ये वृक्ष, अगर ये अपने कहीं पर भोजन कोई जीव कहाँ पर जमा करेगा। देखो यदि पहला आप गलत ले रहे हैं तो दूसरा ऑब्वियसली गलत आ जाता है, क्योंकि अगर ये बिल बनाकर भोजन, बिल बनाकर जमीन के नीचे रहेगा तभी अपना जो भोजन, भोज्य पदार्थ है वो बीजों को भूमि के अंदर जमा कर रखेगा, अपने नीड में, अपने आवास में जमा कर रखेगा। लेकिन चूंकि ये वृक्ष के ऊपर रहता है, खोल में रहता है, आवास बनाकर वहां पे रहता है, तो अपने आवास के पास ही अपना भोजन रखेगा। इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट भी इसमें क्या है, गलत है। ये गिलहरियां संग्रह करते हैं और ये हमें ध्यान में रखना है। तीसरा क्या है कि ये सर्वभक्षी होते हैं। तो भारतीय गिलहरी जो होते हैं ना, सर्वाहारी होते हैं, ये सही है। भारतीय गिलहरियां सर्वाहारी होती है, मुख्य रूप से मेवे खाते हैं, फल खाते हैं, कभी कभी बीज और कीट पक्षियों के अंडे को भी ये क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो कीट पक्षियों के अंडे खा जाने के कारण ये सर्वभक्षी, सर्वाहारी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट इसमें क्या है, सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, केबल, और केबल जो है एक इसमें सही है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये 2023 का प्रश्न था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन, वैगल डांस करता है। तो इसका उत्तर जो होगा मधुमक्खी होगा। मधुमक्खी जो होता है ना, इस तरह का दोलन नृत्य करते हैं। ये मधुमक्खियों की विशेषता होती है कि अपनी कॉलोनी के साथियों को खाद्य स्रोत या नए घोंसले के स्थान के बारे में बताने के लिए इस प्रकार का दोलन नृत्य ये करते हैं। इसमें मधुमक्खियों की जो संख्या होती है दोलन नृत्य में, ये 8-10 के पैटर्न बनाकर जो है सो एक तरीके से सूर्य के सापेक्ष खाद्य स्रोत की दिशा में इनका दोलन डांस जो है वो इंगित होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो मधुमक्खी जो है सो बैंगल वैगल डांस करने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए और इसमें जो है सो कौन जो है, एक तरीके से पूछा गया है कि रात्रिचर है, यानी सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होता है। ये हमें इसमें बताना है कि कौन सा सूर्यास्त के बाद इसमें सक्रिय होता है। सिंहपुच्छ मकाक, मालाबार सिवेट और सांभर हिरन। तो जो सिंहपुच्छ मकाक है बेसिकली ये पाया कहाँ जाता है, तो आप देखेंगे कि ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, दक्षिण भारत में खासकर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कैनोपी पे, ठीक है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कहाँ पर पाया जाता है, ऊपरी भागों में पाया जाता है, ऊपरी भागों में। तो जाहिर सी बात है कि जो जीव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ऊपरी भागों में पाया जाएगा, आवास बना कर रहेगा, वो रात्रिचर नहीं होगा। तो सिंहपुच्छ मकाक बंदर जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है, ये रात्रिचर नहीं है। तो ये एक वृक्षवासी और दिनचर प्राणी है, ये हमें ध्यान में रखना है। और वर्षा वन के कैनोपी पर रहता है, ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरा जो मालाबार सिवेट है, ये इसमें क्या एक तरीके से रात्रिचर प्राणी है, रात्रिचर के रूप में ये जाना जाता है मालाबार सिवेट। और ये जो है ना एक छोटा मांसाहारी स्तनपायी है। ये क्या है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे
कि ये जो है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, मांसाहारी है और किस प्रकार का है ये मालाबार सिवेट, तो ये स्तनपायी की श्रेणी में आता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। और जो सांभर हिरन है ये भी रात्रिचर है, सुगंध और फुट स्टैंपिंग द्वारा संवाद करते हैं, पर्णपाती झाड़ियों और घास के सघन आवरण में रहना ये पसंद करते हैं। तो दूसरा और तीसरा जो है ये रात्रिचर है, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा केबल, और केबल इसमें क्या है 2 है ना, यानी कि 2 और 3 है, और ऊपर उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि शिशुधानी स्तनी मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। दूसरा है शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? अब देखिए, जो शिशुधानी प्राणी होते हैं ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है ना, ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के जो द्वीपीय क्षेत्र हैं वहाँ पर ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। शिशुघानी ऐसे स्तनधारी होते एक तरीके से जो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, अपरिपक्व बच्चे को, अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, और इसलिए इनके मादा के पेट के पास क्या होता है कि एक पैच होता है, पैच कहें या पॉच कहें आप उसमें देखेंगे, और इस पेट के पास जो पैच या पॉच होता है इसमें ये अपरिपक्व बच्चे को क्या करता है रखती है और उसका पोषण करती है, यहाँ से इसमें पोषण करती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे आप देखते होंगे कंगारू, जिसके पेट के पास वो अपने बच्चे को रखती है, तो कंगारू इसी वर्ग का प्राणी है जो हमें ध्यान में रखना है। तो ये जो है ना, सबसे पहले तो हमें ध्यान में रखना है कि ये भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और उसके आसपास के क्षेत्रों में, कुछ दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, और तो भारत में प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं, स्टेटमेंट में ये है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में पनप सकते हैं, ये गलत है। ये जो होते हैं ना शिशुधानी स्तनी, कुछ वर्षा वनों में, रेगिस्तानों में और वुडलैंड और सवाना में भी पाए जा सकते हैं। यानी कि इस तरीके के जो हैं कुछ कहाँ पर पाए जा सकते हैं, ये आपको मिल सकते हैं वर्षा वनों में भी मिल सकते हैं। ये आपको कहाँ मिल सकते हैं? तो ये आपको सवाना में भी मिल सकते हैं। सवाना प्रकार, जैसे ऑस्ट्रेलिया में सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, क्लाइमेट वहाँ पर ये पाया जाता है। फिर ये जो है सो रेगिस्तानों में भी थोड़ा बहुत पाया जा सकता है, रेगिस्तानों में भी पाया जा सकता है, वुडलैंड में भी ये पाया जा सकता है, वुडलैंड में। तो कोई प्रतिबंधित नहीं है कि ये भी यहीं पे पाया जाएगा, इसलिए दूसरा क्या इसमें गलत है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 जो है ये गलत है। अब देखिए, ये प्रश्न इसलिए पूछा था क्योंकि जब कोई प्राणी प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाया जाता है और तब पूछा गया है, तो इसका मामला है करेंट अफेयर्स से। पिछले साल जो है ना, पिछले साल, अभी तो अभी इसी साल कहेंगे कि पूर्वोत्तर भारत में जो है ना सो कंगारू एक तस्करी के रूप में समाचार में आया था, क्योंकि भारत में पाया नहीं गया था है, और तब यदि ये कंगारू की उपस्थिति तस्करी के रूप में देखी गई तो उसी पर ये प्रश्न बना था। कहने का मतलब है कि इस तरह के यदि कोई जीव है, वन्य प्राणी है जो भारत में पाया भी जाता है और भारत में नहीं भी पाया जाता है और किसी कारण से चर्चा में है, समाचार की सुर्खियों में है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटा लेना हमारा काम बनता है। प्रीलिम्स में वहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। और ये भी 23 का है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन सा कथन सही है ये निकालना है। पहला है कि एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक क्षेत्र, कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर देती है तो राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक पदाधिकारी बन जाता है। ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र में लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। ऐसे क्षेत्र में लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है।
तो सबसे देखिए जो सामुदायिक क्षेत्र होता है इसका प्रावधान कहाँ पे है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भारत में पैन का प्रावधान किया गया। पैन का अर्थ होता है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, जैसे नेशनल पार्क हुआ, वाइल्ड लाइफ हुआ, बायोस्फीयर रिजर्व हुआ। तो 1972 के में ही जो है ना, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें ही इसका प्रावधान है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, बल्कि 2002 में इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया है ना, किसमें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 2002 में एक अमेंडमेंट लाया गया और उसके तहत जो है समुदाय प्रारक्षित क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। समुदाय प्रारक्षित क्षेत्र का जो है ये प्रावधान किया गया। तो सबसे पहले तो इसका प्रावधान हमें समझना है कि कहाँ से लाया गया है। तो एक जो है सो पहला है। दूसरा, जब किसी क्षेत्र को राज्य सरकार समुदाय प्रारक्षित क्षेत्र घोषित कर देता है तो राज्य का मुख्य वन जीव वार्डन जो होता है उसका मुख्य अधिकारी, आप कह सकते हैं नियंत्रक बन जाता है। राज्य का मुख्य वन जीव वार्डन नियंत्रक बन जाता है, ये सही है। दूसरा, ऐसे क्षेत्रों में लोगों को शिकार की अनुमति नहीं होती है, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक समुदाय को शिकार की अनुमति नहीं दी जाती है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ऐसे क्षेत्र में लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में लोगों को जो है ना सो संग्रह करने की अनुमति होती है। तो ये कथन जो है सो यहाँ पर सही है। ऐसे क्षेत्र में लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है, ये गलत है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कृषि प्रथाएं जैसे झूम की खेती जैसे इस तरह की कृषि पद्धति की अनुमति यहाँ पर नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इस तरीके से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो 1 2 3 सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, केवल और केवल 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है ना उस पर जो है सो कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आपने 3 जो देखा है जब विविधता वाला टॉपिक, उस पर मैं कर रहा हूँ। तो एक अच्छी खासी आपकी पकड़ होनी चाहिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और उसके प्रावधान पर, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क पर, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व जोन, इस सब पर आपके अच्छे से डीप पकड़ होनी चाहिए। और अगर इस पर आपका डीप पकड़ है तो फिर आपका 4-5 क्वेश्चन तो रखा हुआ है कि आप यूपीएससी के प्रीलिम्स में कवर कर लेंगे। तो इस पर फोकस कीजिए, जहाँ पर कमजोरी लगता है उस पर फोकस कीजिए। अगर उसमें हमारी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उस पर ज़रूर एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। और अगला क्लास जो होगा वो पर्यावरण और पारिस्थितिकी का ये जो सीरीज है उसमें हम पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, इसमें शेयर भी कीजिए। सभी के अपने अपने ग्रुप व्हाट्सएप होते हैं, मित्र ग्रुप होता है, स्टूडेंट ग्रुप होगा, उसमें आप ज़रूर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। और सभी को थैंक यू है। सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ही लोग हम लोग जुटेंगे उतना ही हम बहुत जल्दी आपके साथ ऑनलाइन आ जाएंगे। और ये जो है एजुकेशन प्लस जो है सो यूट्यूब चैनल का नेम है, तो इस चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये टेलीग्राम लिंक है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन कर लेंगे तो जो भी क्लास आधा अधूरा आपका रह जाता होगा आप उसको यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले क्लास में पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन वाले यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पीवाईक्यूएस में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।